हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज इस महत्वपूर्ण सेशन में हम देखेंगे जो विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाला चैप्टर है, इसके महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी जो आपका चैप्टर 2 है मानव भूगोल का, उसके बेहतरीन एनसीईआरटी क्वेश्चंस के हम सारे सॉल्यूशंस देखेंगे। यानी कि किस तरह से आपको एग्जामिनेशंस में एक मॉडल आंसर के तौर पर लिखना है, कैसे क्वेश्चंस को आपको आंसर करने हैं, और जो एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बेहद जरूरी हो जाते हैं, उनके क्या अच्छे आंसर्स आप लिख सकते हैं। इससे आपके परीक्षा की भी तैयारी होगी और चैप्टर का एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम कहां देख रहे हैं? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जो इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप घर बैठे किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है या पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरी पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इसी क्रम में आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यूज दिए गए हैं बुक में, उसमें यह है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अब देखिए, कभी कभी जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और हमको ये लगता है कि जनसंख्या किसकी ज्यादा है ये बताना है, जबकि हमको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि किसमें ज्यादा हो रही है, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या उत्तर अमेरिका। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला का मतलब क्या होता है? विरल जनसंख्या से सीधे मतलब होता है कम घनत्व वाला क्षेत्र, या कम जनसंख्या, कम घनत्व यानी कम जनसंख्या घनत्व वाला। ये ध्यान रखेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर, एक वर्ग किलोमीटर के अंदर, ठीक है, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब देखिए, ये जो अगर इस दक्षिण पूर्वी एशिया को छोड़ दें तो ये जो 3 जगह है, अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश, ये ऐसे जगह हैं जहां की जलवायु बहुत साधारण नहीं है। यानी अगर आप ध्रुवीय प्रदेशों को देखें, पोलर एरियाज, जो 2 पोल हैं पृथ्वी के, वो बहुत ठंडे हैं, वहां सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। भूमध्य रेखी, जो इक्वेटर भूमध्य रेखा जो है आपका, वो थोड़े गर्म जगह होते हैं और बहुत ज्यादा बरसात और बहुत ज्यादा तेज धूप, सारी चीजें रहती हैं। लेकिन अटाकामा अपने आप में रेगिस्तानी इलाका, तो ये ऐसे जगह हैं जो रहने के लिए, निवास करने के लिए बहुत सामान्य नहीं माने जाते हैं, इसलिए वहां पे जनसंख्या घनत्व कम है। लेकिन जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, जहां पर आप देख सकते हैं सारे लाओस, कंबोडिया, इस तरह के देश हैं, फिलीपींस, और जहां पर पूरा आसियान संगठन है, वो सारे जो देश हैं, इन देशों में आप देखेंगे कि जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा। एशिया महाद्वीप में तो वैसे ही है, तो जनसंख्या घनत्व भी यहां पाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या हो जाता है? प्रतिकर्ष कारक का मतलब सीधे सीधे ये होता है, अब देखिए इसका सही जवाब चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा हो जाएगा। प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है कि जब आप प्राकृतिक आपदा, मजबूरी, इन सारे परेशानियों से, कोई महामारी फैल गई, तब आप जगह छोड़कर कहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अच्छी सुविधा लेने के लिए, चिकित्सा लेने के लिए अपने मर्जी से कहीं जा रहे हैं, उसको अपकर्ष कारक कहते हैं। और प्रतिकर्ष कारक क्या है? जब आप प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जब आप किसी महामारी के कारण, जब आप किसी भौगोलिक अव्यवस्था और असंतुलन के कारण मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जलाभाव, जल की कमी हो गई, बेरोजगारी हो गई, महामारी हो गई, इस मजबूरी में जब आप कहीं जाएंगे तो वो प्रतिकर्ष कारक हो जाएगी। लेकिन जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चिकित्सा के लिए, इन सब चीजों के लिए जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? अपकर्ष कारक हो जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव संख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। 5 से 6 अरब बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। बिल्कुल नहीं, 10-12 वर्ष में, 1990 से 21वीं सदी आते आते। तो ये लगभग सभी ऑप्शन इसमें गलत है, घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। अब 30 शब्दों में अगर उत्तर लिखने हो, हालांकि मैंने कुछ चीजें ऐड भी कर देता हूं ताकि आपको चीजें रिवाइज हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसमें आप थोड़ा सा कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट्स में होंगे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो पॉपुलेशन में होने वाले चेंज को प्रभावित करती हैं? तो जनसंख्या कहां पर कितनी रहेगी? वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम लोग रह रहे हैं, क्या कारण होते हैं? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या है? भू आकृति, जलवायु और मृदाएं। बहुत इंपॉर्टेंट। वहां का जो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेरेन, भू आकृति कैसा है? मैदानी इलाका है, पहाड़ी है, पथरीला है, कैसा वहां का भू आकृति है? एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु वहां का कैसा है?
कैसा वेदर, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट कैसा है वहां का, और मृदा मिट्टी कैसी है, तीनों चीजें कैसे होंगी, जो भू आकृति होगी उस अनुसार वहां पर रहन सहन और घर बनाने की प्रक्रियाएं होंगी। जलवायु और मिट्टी मिलकर डिपेंड करेंगी कि वहां कृषि कैसी होगी, वहां जानवर किस तरह के पाए जाएंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, ये प्रभावित करती हैं जनसंख्या के वितरण को। अब अगर ऊबड़ खाबड़ और उच्च भूमियों की तुलना में लोग समतल और मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं, इसकी चर्चा भी मैंने शुरू में भी की थी। जो मैदानी इलाके रहेंगे उन मैदानी इलाकों में प्लेन एरियाज में अच्छी खेती होगी, स्थायी खेती होगी। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, स्थायी खेती और एक होता है झूम खेती, यानी या जो घुमक्कड़ प्रजाति के जो पाई जाती हैं, जो अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं, तो उनका क्या होता है, एक जगह कभी रहेंगी दूसरी जगह चली जाएंगे। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां स्थायी खेती होगी, अच्छा इनकम होगा, तो वहां सामाजिक फिर व्यवस्था बन जाती है और लोग वहां रहने लगते हैं। तो जो मैदानी भाग होगा वहां जनसंख्या वितरण ज्यादा होगा, उबड़ खाबड़ पथरीलियों में नहीं होगा। इसी तरह विषम जलवायु की तुलना में सम जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाएगा। जो विरल जनसंख्या वाली चीजें हम देख रहे थे, विषम जनसंख्या क्या है, बहुत ठंडी, बहुत गर्मी, अगर इस तरह की जलवायु रहेगी तो वहां कम लोग रहेंगे। और समान जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, सॉरी सब ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं, है ना, उन जगहों पर आप क्या देखेंगे, यानी थोड़ा इक्वेटर से दूर 22-23 डिग्री वाले जो इलाके हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले, इन जगहों पर आपको क्या दिखाई देगा, उच्च जनसंख्या घनत्व दिखाई देगा। इसी तरह अगर उपजाऊ मृदाएं होंगी, यानी ऐसी मिट्टी होगी जो ज्यादा उपजाऊ है, तो कृषि कार्य के लिए अच्छा है, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। जो बंजर भूमि रहेगी, रेगिस्तानी इलाके रहेंगे, वहां पर क्या होगा, जनसंख्या कम निवास करेगी। तो ये तीन महत्वपूर्ण भौगोलिक कारण थे जो जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। अगला सवाल है कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस ऐसी जगह दिखाई पड़ते हैं जहां पर जनसंख्या की डेंसिटी या उनका घनत्व बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों। विश्व के जिन क्षेत्रों में जलवायु मानव और मानवीय क्रियाओं के अनुकूल है, भूमि समतल और उपजाऊ है और जल और खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहां जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट बात है। जहां पर वहां जलवायु अच्छी है, प्राकृतिक संसाधन है, भूमि जो है वो कृषि के लिए उपजाऊ है, तो ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या रहेगी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग आपने देखा होगा, पेंसिल्वेनिया, अपलेशियन प्रदेश जो है, पूरा पेंसिल्वेनिया का इलाका, वहां झीलों का जो प्रदेश है, ये सारे इलाके, या अटलांटिक का जो तट है। यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, जिसमें आप इंग्लैंड के इलाके, जर्मनी का आप रूर वाला इलाका, दक्षिण तथा दक्षिण भाग, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया, ठीक, पूर्वी एशिया भी और दक्षिण पूर्वी एशिया भी, और दक्षिण एशिया में भी खास करके, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला पूरा इलाका है, इसमें यहां पर उच्च जनसंख्या घनत्व के यही कारण है, क्योंकि इन जगहों पर क्या है, अनुकूल पर्यावरण है, भूमि उपजाऊ है, खनिज वहां पाए जाते हैं, इसलिए वहां लोग ज्यादा रहते हैं और जनसंख्या का घनत्व क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलिए ये अपने तरह से आंसर्स को आपको क्रिएट करना है। खुद सोचिए कि अगर कहीं जनसंख्या ज्यादा होगी, इसका मतलब वहां पर जो कंडीशंस हैं, इसका मतलब वहां की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक कौन कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक, यानी तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। जन्म जिसको बोलते हैं बर्थ रेट, ठीक है, यहां लिख देते हैं, अंग्रेजी में भी समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको चीजें रिकॉल आ जाए। बर्थ रेट, ठीक है, मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट जिसको कहते हैं, डेथ या मोर्टेलिटी रेट। इसके अलावा एक और कारण बढ़ता है प्रवास, जिसको बोलते हैं माइग्रेशन। ये तीन महत्वपूर्ण घटक हैं जिसके कारण कहीं की जनांकिकी या डेमोग्राफी चेंज हो सकती है, जहां पे जनसंख्या का परिवर्तन होता रहता है। तो जन्म दर को क्या कहते हैं, प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की गणना निम्नानुसार करके ज्ञात करते हैं। यानी 1000 जो स्त्रियां हैं उनसे कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, इसके हिसाब से हम जन्म दर निकालते हैं। कैसे करते हैं, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या और उस क्षेत्र में विशेष में वर्ष में मध्य में कुल जनसंख्या गुणे 100। ये जो इंपॉर्टेंट हम फॉर्मूला लगाते हैं, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं, जन्म दर निकाल लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इसके बाद किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष विशेष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या से हम क्या निकाल लेते हैं, मृत्यु दर निकाल लेते हैं। यानी जितनी जनसंख्या प्रति 1000 जनसंख्या में कितने लोग मर गए, ये इससे मोर्टेलिटी रेट निकलती है। किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, उस वर्ष के मध्य उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या इंटू 100 कर लेते हैं, तो मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट निकल जाती है। बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या 10 है और वहां पर उस वर्ष के मध्य उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या अगर 1000 है, तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा,
से कट जाएगा, कितना बच जाएगा, तो लगभग ये, हाँ 1 × 1 1 निकल जाएगा मृत्यु दर, 1 पॉइंट, मतलब कभी कभी 0.1 2.3 इस तरह से निकल के आता है, यहां पर 1 निकल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण है जिससे आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रवास किस तरह से करता है, तो प्रवास मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है, इंपॉर्टेंट है। यानी कहीं मनुष्य है और संसाधन कहीं और है, तो लोग उठ के यहां से वहां जाते हैं, ये कदम है। इसके अंतर्गत लोग प्रतिकर्ष कारकों के कारण, प्रतिकर्ष कारकों के कारण का मतलब क्या होता है कि उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, इस कारण जाते हैं। कभी कभी जो है सॉरी वो अपकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष कारक का मतलब प्रतिकर्ष कारक का मतलब ये हो जाता है कि जब महामारी के कारण, मजबूरी के कारण इन सब परिस्थितियों में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। और अपकर्ष कारक जब अच्छी सुविधा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए हो जाते हैं। अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक के कारण दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इस तरह दोनों स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो ये दो कारक प्रवास के ध्यान रखिएगा, एक है अपकर्ष, एक है प्रतिकर्ष। प्रतिकर्ष मतलब कोई महामारी, कोई समस्या, हाँ कोई बीमारी, बेरोजगारी के कारण अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, अच्छे रहन सहन के लिए जाएगा, तो वो अपकर्ष कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रवास इसमें महत्वपूर्ण भाग है। अगला सवाल है कि अंतर स्पष्ट कीजिए जन्म दर और मृत्यु दर, डेथ रेट और बर्थ रेट के बारे में। तो बहुत महत्वपूर्ण, अभी चर्चा भी की थी। प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या की गणना द्वारा निम्न गणितीय सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। जन्म दर किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी 3 महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अभी हम इसकी चर्चा भी कर रहे थे। जो जनसंख्या वितरण के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, उसमें से एक जन्म दर भी है। जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है। अब जन्म दर का कैसा फॉर्मूला लगाया है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बच्चों की संख्या उस क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या गुणे 100। ये आप जब कर लेते हैं तो आपको आराम से जन्म दर निकल जाता है, जिसको हम बर्थ रेट कहते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस फॉर्मूले को भी आप स्क्रीनशॉट में रख लीजिएगा। मृत्यु दर क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष विशेष की समयावधि में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या, अभी हमने चर्चा की है उसकी। और इसको किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या डिवाइड कर देंगे अनुमानित जनसंख्या इंटू 100। तो ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। डेथ रेट, बर्थ रेट और प्रवास वाली जो कंडीशंस हैं, ये एग्जामिनेशन में जरूर पूछता है। कभी आपको ऐसा भी दे देगा कि सॉल्व करके बताइए कि कितना वहां पे मृत्यु दर है। अब एक प्रश्न है कि प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक है, इनके बारे में बताइए। इसका उत्तर समझ लेते हैं। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक निम्नलिखित हैं। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या है, प्रतिकर्ष कारक लोगों को स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। महत्वपूर्ण बात है, यहां लोग कंपलसरी हो जाते हैं, उनको मैंडेट हो जाता है कि अब हम यहां रह ही नहीं सकते, आपको भागना पड़ेगा, है ना। और जहां वह लंबे समय से रह रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल दे सकते हैं, देश का विभाजन हुआ, अब जबरदस्ती कहा गया कि आपको यहां से जाना पड़ेगा या वहां से उनको आना पड़ेगा। कोई बड़ी महामारी फैल गई कि अब इस जगह पे रहे तो मरेंगे ही मरेंगे, तो जाना पड़ा। ये सब क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। बेरोजगारी, जीवन यापन की निम्न दशाएं, राजनीतिक अस्थिरता, उपद्रव, जैसे अभी आपने देखा होगा रोहिंग्या है, वो भाग के चले आए थे दूसरे जगहों पर, दूसरे देशों में, तो राजनीतिक अस्थिरता थी, उपद्रव था। प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, जल की कमी, उबड़ खाबड़ उच्च भूमि जिससे लोग वहां कृषि न कर पा रहे हो, ये सारे क्या है, प्रतिकर्ष कारक के उदाहरण है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रवास के अपकर्ष कारक की देखिए, तो रोजगार के बेहतर अवसर, यानी अच्छी रोजगार की प्राप्ति के लिए, जीवन यापन की अच्छी दशाओं के लिए, यानी लिविंग स्टैंडर्ड आप बढ़ाना चाह रहे हैं, शांति और सुरक्षा के लिए, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, समतल उपजाऊ भूमि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे लोग प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। विश्व के ऐसे स्थान लोगों को स्थायी रूप से बसने के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि लोग छोटे शहरों से बड़ों शहरों में जाके बसते हैं, कहते हैं वहां सारी सुविधाएं हैं, सारी स्थितियां अनुकूल हैं, वहां कोई समस्या नहीं है, तो लोग वहां जाकर बसते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अब थोड़ा सा प्रश्नों का जो आकार है वो बढ़ जाएगा। विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करेंगे, बदलेंगे। अब देखिए, विश्व की जनसंख्या जो 600 करोड़ से अधिक है, असमान रूप से वितरित है, यानी कहीं ज्यादा कहीं कम। विश्व के कुछ क्षेत्र सघन बसे हुए हैं, यानी पूरी तरह से हाईली डेंसिटी वाले हैं, और कहीं विरल हैं जो कम डेंसिटी वाले या कम घनत्व वाले हैं। भूमि के किस भाग पर कितने लोग बसे हैं, इसे जानने के लिए जनसंख्या घनत्व का आकलन किया जाता है। और ये मानव भूगोल का पार्ट इसीलिए बन रहा है क्योंकि भौगोलिक स्थितियां इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक, जिससे अब मानो ये जो जनसंख्या घनत्व क्या है, इससे प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है।
जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप से हमें किसी क्षेत्र की जनांकिकी विशेषता, जिसको कहते हैं डेमोग्राफी, वहां की डेमोग्राफी के बारे में पता चलता है और उसको समझने में मदद मिलती है। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 3 हिस्सा तो ऐसे ही पानी से घिरा हुआ है और बाकी हिस्सा जो है वो 10% हिस्से में ही पूरी 90% जनसंख्या रहती है विश्व की। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। शेष 10% जनसंख्या इसके ऊपर 90% स्थल भाग में निवास करती है। बाकी जो 10% जनसंख्या है वो बाकी जो 90% इलाके वहां रहती है, जहां बहुत रहना मुश्किल है। जिस छोटे भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है वहां के संसाधनों का दोहन तेजी से होता है। संसाधनों की कमी आगे चलकर कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याएं को जन्म देती है। फिर भी लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। क्यों? बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? भौगोलिक अथवा भौतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। अब देखिए, भौगोलिक और भौतिक कारण क्या होंगे? क्योंकि हमेशा लोग कहां रहना चाहेंगे? मैदानी इलाके में रहना चाहेंगे, जहां खनिज पाए जाते हो, जहां जलीय परिवहन हो सके, जहां पर जहां की जलवायु अनुकूल हो, इसलिए लोग वहीं बसना चाहते हैं। आर्थिक कारण, अब ये जो कारण होंगे, जहां पर भौगोलिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी वहीं इंडस्ट्री लगेगी, वहीं पर सारा विकास होगा, वहीं शहर बनेगा, तो आर्थिक कारण भी बन जाता है वहां रहने के लिए। उसके बाद जहां लोग एक साथ रहेंगे वहां संस्कृति डेवलप हो जाएगी, समाज बन जाएगा, तो लोग एक दूसरे के साथ रहना ही पसंद करेंगे, जाएंगे ही नहीं। तो यही वो कारण है कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व को पूरी तरह प्रभावित करती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, जिसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला इसमें है कि भौतिक और भौगोलिक कारण क्या है। इसी पार्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो भौगोलिक कारकों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। विश्व के समतल मैदानी भागों में उबड़ खाबड़ पहाड़ी और पठारी भागों की अपेक्षा अधिक लोग निवास करते हैं। मैदानी भागों में कृषि, जल सिंचाई, यातायात, व्यापार, जीवन निर्वाह, सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। अभी मैंने उसकी चर्चा की थी। तो भौतिक कारणों में सबसे जरूरी भाग मैदानी भाग वाला। दूसरा, इसमें जलवायु आ जाती है। तापमान व वर्षा जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं। विश्व के जिन क्षेत्रों में सम जलवायु है और विषम जलवायु की अपेक्षा वहां लोग ज्यादा रहते हैं। अधिक तापमान और अधिक शीतल प्रदेशों में और मरुस्थल और ध्रुवीय प्रदेश में मानव विहीन है, वहां लोग रहते ही नहीं है। और जहां जलवायु अच्छी है वहां लोग ज्यादा रहते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। मृदा यानी मिट्टी, तो कृषि योग्य जहां गहरी उपजाऊ मिट्टी होगी वहां जनसंख्या भरण पोषण की क्षमता होती है। नदी घाटी होती है, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं जिसको, एलुवियल सॉइल को, जो उत्तर भारत में ज्यादा पाई जाती है। तो इस तरह की अगर मिट्टी रहेगी तो कृषि ज्यादा विकसित होगी, वहां पर स्वच्छ जल रहेंगे, नदियां रहेंगी। तो ये सारी चीजें जो होंगी वो जनसंख्या घनत्व के लिए इंपॉर्टेंट है। जल स्रोत, मान लीजिए अगर झील है, नदियां हैं, मीठे जल के स्रोत हैं, ये अगर जहां पाए जा रहे हैं, अगर आप देखिए बड़े बड़े शहर उन नदियों के किनारे बस जाते हैं और घनत्व ले लेते हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो प्राचीन जितनी सभ्यताएं हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हुई, जितनी भी सभ्यताएं, नील नदी के आसपास जो सभ्यताएं हुई, मिस्र की सभ्यताएं हुई, ये सभी नदियों के किनारे ही बसे हैं और नदियों के किनारे ही बड़े बड़े शहरों को आप देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी की सुविधा थी वहां। आर्थिक कारण तो है ही है। तो पहला हमने भौतिक और भौगोलिक कारण देख लिया, अब आर्थिक कारण देखते हैं। विश्व के जिन भूभाग क्षेत्रों में खनिज की प्रचुर भंडार है, वहां पर क्या होता है, कृषि के लिए अच्छी भूमि है, वहां पर लोग जाकर बसते हैं। फिर वहां वाणिज्य पैदा होता है, कॉमर्स पैदा होता है, बैंकिंग सुविधाएं आती हैं, परिवहन आता है, टेलीकम्युनिकेशन आता है, और वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो जाता है। और जहां आर्थिक गतिविधियां या वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं होंगी वहां पर वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आंसर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आखिरी क्या है, लास्ट, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो विश्व के कुछ क्षेत्रों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में होता है। प्राचीन काल से ही कुछ नगर धार्मिक आस्था के कारण होते हैं, राजनीतिक गतिविधियों के कारण होते हैं, वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण होते हैं, और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं कि हमें जाकर मुक्ति पानी है काशी में, मथुरा में, तो वहां लोग जाकर बसने लगेंगे, वहां की जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि वहां सांस्कृतिक महत्व है और वहां फिर समाज का विकास हो जाता है और नगर क्षेत्र बनते हैं और यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज्यादा हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण आंसर है और इसके कंसेप्ट हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि जनांकिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। अब जो जनांकिकीय संक्रमण है ये 3 अवस्था में रहता है, जो पूरा ये फैलाव हो रहा है 3 तरह से हो रहा है। अब जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत भी देख लीजिए। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे जैसे समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता जाता है, तो उस प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की ओर अग्रसर होती जाती है। इन परिवर्तनों को, तीनों अवस्थाओं को जनांकिकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण बात है, जितनी ज्यादा शिक्षा होगी, जितना ज्यादा विकास होगा जानकारी का और सभ्यता का, तो वहां पर क्या होगा, उच्च
जन्म दर भी कम हो जाएगा, यानी कि लोग बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे और अच्छी सुविधाओं के कारण, अच्छी चिकित्सा के कारण मृत्यु दर भी कम हो जाएगा। और यही जनांकिकीय संक्रमण का पूरा सिद्धांत है। आइए इसके तीनों चरण भी देख लेते हैं। अब ये 3 अवस्थाएं हैं, देख लीजिए, ठीक। पहली अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। यहां पर क्या होगा अब आप देख लीजिए। ये अच्छा, ये कुछ देश भी हैं जो अलग अलग देशों को दिखाया गया है, इस पर और अभी डिस्कस करेंगे जो किस किस अवस्था में है, ठीक है। तो इन अवस्थाओं की चर्चा करेंगे, पहले तीनों अवस्थाओं देख लेते हैं। प्रथम अवस्था में क्या होता है, इन अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता देखी जाती है। जो पहली अवस्था होती है उसमें भी देखा जाता है कि लोग बहुत तेजी से बच्चे जन्म ले रहे हैं और आसानी से मर भी जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जन्म क्यों ले रहे हैं, अज्ञानता के कारण, इसलिए वहां पर जनसंख्या बढ़ रही है और अच्छी सुविधा नहीं, इसलिए लोग तेजी से मर भी जा रहे हैं, चिकित्सा नहीं मिल रही है। लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से मृत्युओं को रोक नहीं पाते हैं। इस अवस्था में जीवन प्रत्याशा दर निम्न होती है। जीवन प्रत्याशा दर यानी कितने साल तक कोई जिएगा। ये अधिकांश लोग सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अशिक्षित होते हैं। प्रथम अवस्था की बात हो रही है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का स्तर बहुत कम होता है। अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं। कृषि कार्य मुख्य व्यवसाय होता है। आखेट, वस्तु संग्रहण, वनों से मिलने वाले उत्पाद, पारिवारिक कार्य, चटाई बुनना, टोकरी बनाना, पशुपालन, लकड़ी की वस्तुएं, शहद, लकड़ी, यानी जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसी में लगे रहते हैं। और लोगों के पास जानकारी, जो उसके अलावा जो चिकित्सा की व्यवस्था है, जो संसाधन है, जो तकनीक है, इसकी बिल्कुल भारी कमी होती है। और ये कहां देखा जाता है, प्राथमिक अवस्था में, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। बांग्लादेश, वर्षा वनों के आदिवासी, जो बिल्कुल पिछड़े लोग हैं, वो इस प्रथम अवस्था में देखे जाते हैं, ठीक। अब द्वितीय अवस्था में आइए। इस अवस्था में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, हालांकि समय के साथ साथ ये घटती जाती है, थोड़ा विकास हो रहा है। प्रजननशीलता नहीं, जन्म दर। इस अवस्था में मृत्यु दर का कम होना महत्वपूर्ण पक्ष होता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार थोड़ी होने लगती है, स्वच्छता के स्तर में सुधार होता है, मृत्यु दर में कमी आती है। लोगों का रुझान शिक्षा की ओर होने लगता है और तकनीकी विकास का प्रारंभ होने से लोगों में महामारी से लड़ने का जज्बा विकसित और पौष्टिक भोजन के कारण परिवर्तन होता है। यह अवस्था विकासशील देशों में देखने के लिए मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो पूरी तरह भी बर्थ रेट पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, पर हाँ मृत्यु रेट पे कंट्रोल कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वहां सुधार आ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है और लोग अपने मृत्यु दर को कंट्रोल कर रहे हैं। इन देशों में वृद्धि दर ऊंची होती है। इनका कारण उच्च जन्म दर तथा घटती मृत्यु दर है। पहली अवस्था में वृद्धि दर कम होगी, क्योंकि जन्म दर बढ़ रहा है तो मृत्यु दर भी ज्यादा है। विकासशील देशों में जन्म दर ज्यादा है लेकिन मृत्यु दर कम है, इसलिए यहां पर जनसंख्या ज्यादा है। भारत, चीन उदाहरण है इसका, ठीक। तो ये जो दूसरी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन कहां दिखाई देती है, ये जनसंख्या के प्रातिनिधिक श्रीलंका, केन्या, पेरू, भारत भी कुछ हद तक इसमें आप रख सकते हैं। तृतीय अवस्था, इस अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर तेजी से घट जाती है। लोग, इसमें बच्चे भी कम पैदा होते हैं और मृत्यु भी कम होती है, इसलिए जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से धीरे धीरे चलती है। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, ये अधिकांश जनसंख्या शिक्षित है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, अधिकांश जनसंख्या द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में लगी है, जैसे विनिर्माण में, सेवा क्षेत्र में लगी हुई है। कृषि और अन्य प्राथमिक क्रियाओं में बहुत कम लोग हैं, मशीनें ज्यादा यूज जाती हैं, जीवन यापन का स्तर बहुत अच्छा है। जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। यहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत निम्न है। इस दर पर कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दुगनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, तो कुछ को कभी इसे दुगनी नहीं कर पाएंगे। यानी जनसंख्या इतनी धीरे धीरे बढ़ती है कि उसको दुगनी करना ही इनके लिए इम्पॉसिबल है। और यह अवस्था कहाँ देखी जाती है, ज्यादातर जो विकसित देश हैं, जैसे कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये निम्न, ना तो उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं। यहाँ क्या है, जो द्वितीय अवस्था है, यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं, ये है जन्म दर जो बहुत ऊपर है और मृत्यु दर बहुत नीचे है। यहां जन्म दर मृत्यु दर दोनों हाई है, ठीक। और यहां क्या है, बिल्कुल नीचे है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों। तो बहुत आराम से इस फिगर से आप इस तीनों अवस्थाओं को समझ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस जनसंख्या, विश्व जनसंख्या से संबंधित ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, जिनका आंसर जिनका हमने पूरा समाधान देखा, सॉल्यूशन देखा, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है, ठीक है। इनमें कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 100% निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। घर बैठे आप किसी भी स्टेट बोर्ड की या सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले समय में हम आप तक और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस ला सकें। तब तक आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर, गुड बाय।